हाँ दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि श्वसन की एक सीरीज़ हमने आपको दे दी है, अब श्वसन क्रिया की दूसरी सीरीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन हम से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट हो गए थे, तो अब हम जो है 28 से स्टार्ट करेंगे। 1 ग्राम प्रोटीन बराबर होता है, तो 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी वसा होती है, तो हम बता दें कि इसमें हमारी कितनी होती है 404 किलो कैलोरी। देखिए कहीं पे भी हमारा क्या होता है कि जो कैलोरी माप होता है इसका अनुपात तो 1:1:4 में भी होता है। मतलब ये हो गई प्रोटीन की माप, ये हो गई वसा की माप, और ये हो गई कार्बोहाइड्रेट की माप। तो कार्बोहाइड्रेट तो ये हमारा जो है कहीं पे जो है कितना पाया जाता है, कहीं पे हमारा 4.1 भी पाया जाता है, यानी 4.1 में। और जो वसा में होती है वो 9 कैलोरी, यानी 9.1 कैलोरी भी वसा में हमारी जो है बराबर होती है, ग्राम में कैलोरी पाई जाती है। और इसका जो कार्य होता है मुख्यतः ये जो है पॉलीपेप्टाइड होते हैं। कैसे होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से मिलकर होता है। जो प्रोटीन है उसका अगर निर्माण की बात करें, प्रोटीन के निर्माण की बात करें, तो ये जो है अमीनो अम्ल से मिलकर होता है इसका निर्माण। और अमीनो अम्ल एक दूसरे को पेप्टाइड बांध के द्वारा बांधे रहते हैं, इसीलिए इसे पेप्टाइड्स कहते हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशी, हड्डी आदि के विकास में कार्य आता है। और छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। वसा का प्रति ग्राम शरीर को कितनी कैलोरी प्रदान करता है? तो वसा का प्रति ग्राम शरीर को कितनी किलो कैलोरी प्रदान करता है ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो अब वसा की बात आ गई, तो वसा में अभी हमने बताया था कितना होता है। वसा का जो होता है वो 9 किलो कैलोरी होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमने बताया था कि कहीं जो है कितना होते हैं 4.1 से या 4.2 भी होती है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने ऊर्जा के बराबर होती है? फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो कितने की होती है? 4 किलो कैलोरी के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊष्मीय जो होती है? तो यहाँ पे भी वही है 4। ये अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए कितनी बार इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। फिर से आ गया प्रोटीन के लिए, अभी हमने बताया कितनी होती है 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है BO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है। तो B2O मैक्स में सुधार लाने के लिए क्या करा जाता है? ये भाई ऑक्सीजन से प्रक्रिया, इसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे। व्यायाम द्वारा, ये एरोबिक क्रिया है, और एरोबिक व्यायाम में ऑक्सीजन की सबसे अधिक मात्रा हमें चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए ये हमारे लिए किया जाता है BO2 मैक्स। और ये चलना है, दौड़ना है, जॉगिंग करना है, साइकिलिंग करना है, एथलेटिक्स है, तैराकी है, ये सब हमारी एरोबिक क्रियाएं हैं। एरोबिक व्यायाम सम्मिलित होते हैं। इसकी जो धारणा होती है वो अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण क्षमता में सुधार लाना होता है। वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम, तो वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम इसकी धारण करने की क्षमता होती है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। RER को चयापचय के लिए इस्तेमाल वसा और कार्बोहाइड्रेट के प्रतिशत को निर्धारित करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। RER का पूर्ण रूप से क्या है? पूर्ण रूप क्या है? तो RER का हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिस्पायरेटरी एजेक्शंस रिहर्सल्स। तो रिस्पायरेटरी एजेक्शंस रिहर्सल्स इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि हम कह सकते हैं
कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ये ऑप्शन हमारा सही है। लैक्टिक अम्ल का उपोदक है। लैक्टिक अम्ल का उपोदक है। लैक्टिक अम्ल कहाँ से सबसे ज़्यादा होता है? तो लैक्टिक अम्ल कब होगा? जब में ऑक्सीजन की कमी होगी। देखो वायवीय है, ये भी नहीं होगा। प्रोटीन उपचय ऑक्सीकरण, ये भी नहीं होगा। तो अवायवीय उपापचय में हमारी लैक्टिक अम्ल की ज़्यादा मात्रा जो है बढ़त होती है, जब हमें ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी ग्लूकोज की हमारे अंदर कमी होती है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कोड चुनिए। सांस द्वारा अंदर खींची गई वायु के शरीर में प्रवेश करने का सही अनुक्रम है। तो इसका हमें अनुक्रम छांटना है भाई कि क्या अनुक्रम हो सकता है। नाक, फेफड़े, हृदय, कोशिका। तो देखिए सबसे पहले हमारी जो वायु है वो कहाँ से प्रवेश करती है? तो सबसे पहले देखिए पहला क्रम हमारा क्या है कि सबसे पहले वो नाक से ही हमारी प्रवेश करेगी। फिर नाक से वो कहाँ जाएगी भाई? फेफड़ों में जाएगी। फेफड़े से कहाँ जाएगी? हृदय में जाएगी। और हृदय से फिर कहाँ जाएगी? कोशिका में जाएगी। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारा सही है। श्वसन नलिकाओं के अंगों को सही क्रम में लिखिए। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि कैसा है। तो सबसे पहले तो हम इसमें आप देखेंगे कि इसका सही क्रम क्या है। तो कहाँ से? देखो मैंने क्या कहा कि नासिका से निकलता है, फिर फेरेक्स और लेरेक्स से होता हुआ। देखो नासिका के बाद फेरेक्स होती है हमारी, फिर उसके बाद में फेरेक्स के नीचे क्या होती है? लेरेक्स जो है जुड़ा हुआ था। फिर एल्वोली होती है, एल्वोली होती है। यानी इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। तो पहले जो है मानव शरीर में बड़े कोशिकार फेफड़े होते हैं तथा प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठ यानी एल्वोली पाई जाती हैं, जिन्हें वायु कोष्ठक बोलते हैं। इन तक पहुंचने के लिए प्राथमिक श्वसन व बैक्राई से होकर वायु नली 20 से 25 बार शाखाएं होती हैं। श्वास नली के अंगों का सही क्रम होता है नासिका, फिर फेरेक्स, ग्रसनी जिसे बोलते हैं ग्रसनी से, फिर लेरेक्स, टर्किया, वैक्रिया और वैक्रिलो और एल्बो। इस प्रकार से ये पहुंचता है हमारा। तो इनमें से जो हमारी मेन है वो यहाँ पे हमने बता दी है। फेफड़ों की पालियों को द्वारा अलग किया जाता है। तो फेफड़ों की किस पालियों के द्वारा इन्हें अलग किया जाता है? तो इन्हें किसके द्वारा किया जाता है? श्वसनी के द्वारा, श्वासनी के द्वारा इन्हें अलग किया जाता है। इसी प्रकार से 44 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि श्वास तंत्र एक किस्म की ट्यूब होती है जो बेलनाकार होती है और इसे श्वास नली भी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया क्या होता है? श्वसन के से संबंधित है, जैसे नाक, ग्रसिका, लैरिक्स और ट्रैकिया वायु नली और डायाफ्राम और फेफड़े इत्यादि श्वास से ही संबंधित है, श्वास नली से ही संबंधित है। और सब कैसी होती है? बेलनाकार होती है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस तरह के कार्य में प्रति घंटे सबसे ज़्यादा मात्रा में कैलोरी की खपत होती है? तो किस कार्य में भाई सबसे ज़्यादा हमारी कैलोरी खपत होगी, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा तो दौड़ना है, सामान्य कसरत करना है, लॉन टेनिस खेलना हुआ, तैराकी हुआ। तो देखो सबसे ज़्यादा जो हमारी खपत होती है वो किस में होती है? दौड़ में। दौड़ में हमारी सबसे ज़्यादा खपत होती है किसकी? कैलोरी की, ऊर्जा की। ट्रैकिया का संबंध होता है, अभी मैंने बताया, जो ट्रैकिया का संबंध है वो किससे होता है? श्वसन से होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है और आएगा भी। एक स्वस्थ व्यक्ति का 1 मिनट में कितनी बार श्वास ले सकता है? एक बार में एक जो है कितनी बार वो श्वास ले सकता है? तो श्वास लेने का जो व्यक्ति का होता है वो सही क्रम होता है 16 से 20 बार। 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य 16 से 20 बार ले सकता है। हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन पहुंचता है। तो हाइपोक्सिया में सबसे कम आयु कहाँ जो है ऑक्सीजन कहाँ पहुंचती है? टिश्यू में, यानी कि रक्त में। रक्त में सबसे कम जो है ऑक्सीजन पहुंचती है और गंभीर नुकसान भी पहुंचता है। नेक्स्ट है, रक्त एवं ऊतक के बीच गैस का
विनिमय कहलाता है? गैस का विनिमय कहलाता है तो क्या कहलाता है भाई, ये हमें बताना है। देखिए, फुसफुस श्वासतंत्र कहलाता है, वायु श्वासतंत्र कहलाता है, आंतरिक श्वासतंत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा कहलाता है? आंतरिक श्वसन। कौन सा कहलाता है? आंतरिक श्वसन। सी ही हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कठिन व्यायाम के दौरान थकान होने का प्रमुख कारण है। तो ऑक्सीजन डेटा क्या है? ऑक्सीजन डेटा, लैक्टिक अम्ल का बनना। तो हमने कई बार आपको बताया है कि लैक्टिक अम्ल का बनना हमारा जो है थकान का कारण होता है। बहुत कठिन व्यायाम के समय किसी को थकावट आने का प्रमुख कारण है। तो अभी हमने बताया क्या कारण हो सकता है? ग्लाइकोजन का निःशेषण करना, दुग्ध का बनना। तो भाई दुग्ध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, तो वही हमारा बनना क्या कहलाता है? थकान के लिए कहलाता है। श्वसन लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव होता है, तो श्वसन लेते समय हमारे जो है फेफड़ों के अंदर का दबाव क्या होता है? घटता है, न कि बढ़ता है। ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार किसने किया? ऑक्सीजन कर्ज का आविष्कार किसने किया? तो ये हमारा ऑप्शन है ए बी हल ने ऑक्सीजन कर्ज का आविष्कार ए बी कर्ज किया। एटीपी एडीपी में जो है बदल जाती है। और 5वां क्वेश्चन है करेंगे। तो ऑक्सीजन ऋण को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? वह अतिरिक्त ऑक्सीजन जिससे, तो इसे किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो वह अतिरिक्त ऑक्सीजन जिसके जिम्मेदार व्यक्ति के बाद सभी प्राणियों को अपने सामान्य अवस्था में अवस्था करने के लिए शरीर में लेना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। अधिक ऊंचाई पर जहां वायुमंडलीय दाब आधा है, तो कहलाता है फेफड़े संबंधी वेंट्रिकल बाढ़। और नेक्स्ट है हमारा प्रमस्तिष्क श्रवण प्रभाव बाढ़ और धमनीय PO2 बाढ़, धमनीय pH घाट। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसमें से हमारा ऑप्शन है ए, फेफड़ों संबंधी वेंटिलेशन वार्ड। तो इसी के साथ में ये हमारी क्विज ख़त्म होती है दोस्तों। बस आपसे एक ही अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें और जो नए व्यक्ति हैं उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी का बटन दबा दें, जिससे कि नई वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट सभी दोस्तों लोगों के लिए।